नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया यूपी पुलिस जी के मॉक टेस्ट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जुड़ेंगे मेरे साथ और देखेंगे आज का मॉक टेस्ट। तो आज के मॉक टेस्ट में जो जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप उन्हें मेरे साथ मिल करके हल करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं इसमें प्रथम क्वेश्चन क्या है। प्रथम क्वेश्चन आपके सामने है। प्रथम क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? चार ऑप्शन आप बताएंगे। भगत सिंह द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, सचिंद्र नाथ सान्याल बंदी जीवन, लाला रामशरण दास द ड्रीमलैंड, भगवती चरण बोहरा द फिलॉसफी ऑफ बम। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन गलत सुमेलित हो रखा है। तो इसमें से आप बताएंगे कि कौन आपका सही नहीं है। तो इनमें से बताएं। ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन डी नहीं है। तो इसमें कौन नहीं है? इसमें ऑप्शन ए नहीं है। ऑप्शन ए की अगर आप बात करें, ऑप्शन ए द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, अगर इसकी आप बात करेंगे द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, तो इसे आप याद रखेंगे। जो आप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं आप? इंडिया हाउस की जो स्थापना है वो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। तो द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो समाचार पत्र है, इसके राइटर कौन है? इनका नाम आप याद रखेंगे, श्यामजी कृष्ण वर्मा। क्या नाम है? श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो इनको याद रखना है। ये आपका सही सुमेलित नहीं है, श्यामजी कृष्ण वर्मा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। बाकी सही है। बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल सही है। द ड्रीमलैंड लाला रामशरण दास सही है। और द फिलॉसफी ऑफ बम भगवती चरण बोहरा ये सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था। आपको बताना है 1947 में जब आपकी बैठक हुई तो उसमें आप बताएंगे कि जो विभाजन का प्रस्ताव है इसका समर्थन किसने किया? गोविंद वल्लभ पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसके बाद आज जे.बी. कृपलानी, ये पूरा नाम है जे.बी. कृपलानी, और अबुल कलाम आज़ाद। तो आप बताएंगे जो इसका समर्थन है, समर्थन अगर आपसे पूछा जा रहा है, से समर्थन से सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर हो गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राज्य की स्वीकृति प्राप्त हुई थी 18 जुलाई 1947 को, 19 जुलाई 1947 को, 20 जुलाई 1947 को, 21 जुलाई 1947 को। इनमें से आप बताएंगे भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राज्य की स्वीकृति कब मिली थी? तो भारतीय स्वतंत्रता जो अधिनियम था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आप इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो ये आपको भारत का आज़ाद करने के लिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ये पेश किया गया। तो इसमें दो क्वेश्चन है। तो ये ब्रिटेन की संसद में कब पेश किया? ब्रिटेन की संसद में। और ये कब आपका पारित हुआ था? पेश हुआ और आपका पारित। पेश अगर आपसे पूछ रहा है तो पेश कब किया गया था? पेश किया गया 4 जुलाई 1947 में। कब पेश किया गया? 4 जुलाई 1947 में। और आपका पास कब हो गया था? पास हो गया 18 जुलाई 1947 में। पास कब हो गया? 18 जुलाई 1947 में। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे स्वीकृति पूछी है, तो स्वीकृति अगर आपसे पूछा जाएगा 18 जुलाई 1947 को, कब हुई आपके? 18 जुलाई 1947 को। क्लियर हो गया? तो याद रखना है इसमें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है? ये चार ऑप्शन आपके सामने है। सुभाष चंद्र बोस, पट्टाभी सीतारमैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार किशन। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं। 1931 अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन है? 1931 अधिवेशन। 1931 अधिवेशन ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था कराची में। और कराची कहाँ पड़ता है वर्तमान में? वर्तमान पड़ता है पाकिस्तान में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अध्यक्षता किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी अधिवेशन के दौरान आपने पढ़ा भी होगा, गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया कि किस अधिवेशन के दौरान गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं। तो 1931 कराची अधिवेशन। और ये कहाँ पे हुआ? पाकिस्तान। अध्यक्षता किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता की। तो आपको पराकाष्ठा किसने माना है? तो आप पढ़ेंगे, इनका नाम क्या है? पट्टाभी सीतारमैया। इन्होंने पराकाष्ठा माना, तो नाम क्या है? पट्टाभी सीतारमैया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को
राष्ट्रवाद का सांप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया है। तो इनमें से आप बताएंगे किसके माध्यम से आपका सांप्रदायवाद के समर्पण में आपका इसको हासिल किया है। इनमें से आप बताएंगे कौन सा आपका सही होगा। जी, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है और इसका जो आंसर सही होगा, इसका आंसर आपका सही होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है? पुरुषोत्तम दास टंडन। इसमें क्या है आपका? पंडित पुरुषोत्तम दास टंडन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? आपने पहले भी पढ़ जाए, पहले भी आपका जो आपका मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट में आपका पढ़ा दिया पहले भी आपको, तो मॉक टेस्ट में आपको पढ़ा दिया गया है पहले। अब इनमें से आपको जैसे वित्त आयोग पढ़ते हैं, वित्त आयोग के लिए कौन सा आर्टिकल है? वित्त आयोग के लिए आर्टिकल 280। योजना आयोग आप पढ़ते हैं, कोई आर्टिकल नहीं है। लोक सेवा आयोग आप पढ़ते हैं, आर्टिकल 315। और चुनाव आयोग आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल 324। तो इनके लिए आपका कोई ना कोई आर्टिकल है, लेकिन योजना आयोग के कोई आर्टिकल नहीं है, क्योंकि ये कैसी संस्था है? असंवैधानिक संस्था है। और योजना आयोग के नाम पर अब कौन सा आयोग बन गया है? नीति आयोग आपका बन गया है। और इसकी स्थापना कब हुई है नीति आयोग की? 1 जनवरी 2015। बाकी सब इसमें आपको बता दिया पहले भी। नीति आयोग 1 जनवरी 2015। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री। और नीति आयोग का भी कौन होता है? प्रधानमंत्री। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, या बोलेंगे ICRICAT, ICRISAT इसको बोल देते हैं, ICRISAT भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ICRISAT, शॉर्ट में बोल देते हैं ICRISAT। तो आपको बताना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलकाता में, भुवनेश्वर में, पटना में, हैदराबाद में। ICRISAT कहाँ पर स्थित है? ICRISAT के बारे में आप बताएंगे, ICRISAT कहाँ पर स्थित है? बताएं सभी। जी, ICRISAT अगर आपसे पूछा जा रहा है ICRISAT कहाँ पर है? ICRISAT आपका हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर है? हैदराबाद में स्थित आपका ICRISAT। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? आप बताएंगे राष्ट्रपति पर आपको महाभियोग लगाना है तो उस पर कितने दिन की सूचना आवश्यक है? 7 दिन, 21 दिन, 14 दिन या 23 दिन? बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएंगे कितने दिन की सूचना आवश्यक है। तो आप याद रखेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है यह प्रणाली हमने कौन से देश से ली है? ये आप याद रखेंगे USA देश से ली है। और जो आपका आर्टिकल 61 है, आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में महाभियोग के बारे में आपका दिया हुआ है। अब महाभियोग क्या है? जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो ऐसे में या तो क्या है? या तो लोकसभा या क्या है आपका राज्यसभा, इसमें से कोई भी सदन हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। लोकसभा या राज्यसभा इनमें से किसी के माध्यम से क्या है? राष्ट्रपति पर आपका महाभियोग प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। अब जैसे जो भी सदन आपका महाभियोग प्रक्रिया शुरू करेगा, जैसे लोकसभा करे या राज्यसभा, तो लोकसभा के याद रखेंगे 1/4 सदस्य। कितने सदस्य हैं? 1/4 सदस्य क्या है? हस्ताक्षर वाला जो आपका प्रमाण पत्र है, 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करेंगे। और हस्ताक्षर करने के बाद में इसे किसे भेज देंगे? इसे राष्ट्रपति को भेज देंगे। किसे भेज देंगे? राष्ट्रपति को भेज देंगे 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करके। और यह सूचना राष्ट्रपति को कितने दिन पहले? यह सूचना राष्ट्रपति को कितने दिन पहले दी जाएगी? 14 दिन पहले। 1/4 है, इनको एक साथ आप मिला लेंगे तो कितने दिन बन जाएंगे? दिन बन जाएंगे आपके 14। कितने दिन बन जाएंगे आपके? 14। क्लियर हो गया? 14 दिन पहले। तो 1/4 सदस्यों के द्वारा 14 दिन पहले। उसके बाद में जब सूचना दे देंगे, अगर आरोप सही पाते हैं तो आरोप सही पाने के बाद में 2/3 बहुमत, क्या है? आरोप सही पाने के बाद में क्या है? 2/3 बहुमत से क्या है? अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति पर क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाता है। क्या लग जाता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाता है। क्लियर हो गया? राष्ट्रपति पर क्या लग जाता है? महाभियोग लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्लियर हो गया सभी का? महाभियोग, तो महाभियोग राष्ट्रपति पर आपका लगता है। और कौन सा आर्टिकल? अगर आर्टिकल आपसे पूछ रहा है, आर्टिकल आप याद रखेंगे, आर्टिकल कौन सा? 61। और महाभियोग की प्रक्रिया हमने कौन से देश से ली है? आपकी USA। और आप याद रखेंगे
लोकसभा है, राज्यसभा, किसी भी सदन के द्वारा महाभियोग जो प्रक्रिया है ये आपकी शुरू की जा सकती है। और शुरू करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? 1/4 सदस्यों का। और 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करके ये सूचना कितने दिन पहले? 14 दिन पहले किसको देनी पड़ेगी? राष्ट्रपति को देनी पड़ेगी। उसके बाद अगर दोनों जो सदन है 2/3 बहुमत से पारित कर देते हैं उस प्रस्ताव को, तो राष्ट्रपति पर कौन सी प्रक्रिया अपना दी जाएगी? महाभियोग प्रक्रिया अपना दी जाएगी। क्लियर हो गया जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व में निम्नलिखित देशों का कुल रेलवे लंबाई की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या है? तो आपको बताना है जो रेलवे की आपकी लंबाई है तो उसमें अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम आप बताएंगे। निम्न में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ऑप्शन ए है कनाडा, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत। जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, भारत और जर्मनी। इनमें से आप बताएंगे कौन सा आपका सही होगा ऑप्शन आप बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें आप याद रखेंगे कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। ऑप्शन होगा सही ऑप्शन कौन सा आपका? डी। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, भारत और जर्मनी। क्लियर हो गया जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक व्यस्तम सामुद्रिक व्यापारिक मार्ग है? तो समुद्र का जो सबसे ज़्यादा आपका व्यापार सबसे ज़्यादा कौन से आपका व्यापार मार्ग से होता है? तो आप बताएंगे सबसे ज़्यादा जो व्यापार है वो कौन से सामुद्रिक मार्ग से होता है। इनमें से आप बताएं केप ऑफ गुड होप आप बताएं, पनामा नहर है, स्वेज नहर है या उत्तरी अटलांटिक महासागर है। आप पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा व्यस्तम जो सामुद्रिक मार्ग है, जैसे इधर आपका कौन सा है? ये यूरोप कॉन्टिनेंट है, यूरोप कॉन्टिनेंट। इधर देख लेते हैं जरा, दोबारा से बना देता हूँ। यूरोप कॉन्टिनेंट है, जैसे एग्जाम्पल 4 यहाँ पे आपका ये यूरोप कॉन्टिनेंट है, ये एग्जाम्पल 4 यूरोप कॉन्टिनेंट है। और ये आपका उत्तर अमेरिका महाद्वीप है। इन दोनों के बीच में एक महासागर है, इसे बोलते हैं उत्तर अटलांटिक महासागर। क्योंकि अटलांटिक महासागर है तो ये उत्तर वाला जो है इसको उत्तर अटलांटिक महासागर हम कहते हैं। उत्तर अटलांटिक महासागर इसको कहा जाता है। तो उत्तर अटलांटिक महासागर यूरोप और जो आपका अमेरिका यानी कनाडा है, अमेरिका है, इनके बीच में आपका व्यापार होता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो आपका व्यस्तम सामुद्रिक व्यापारिक मार्ग वो कौन सा? उत्तर अटलांटिक महासागर। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? बताएंगे सभी। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51। इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएंगे। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51। कमेंट करके बताएं सभी, इसका आपका सही आंसर क्या होगा। तो ग्राम पंचायतों का जो आपका गठन है आप पढ़ते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन आपका मिलता है। क्लियर हो गया। अनुच्छेद 32 अगर आपसे पूछा जाए, अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है? ये कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत गठन। अनुच्छेद 48 अगर आपसे पूछा जा रहा है इसमें क्या है? कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48। और आपसे पूछा जाए अनुच्छेद 51, इसमें क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा ये किस में दिया गया है? ये दिया गया अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। क्लियर हो गया। अब इसमें आपसे पूछा है ग्राम पंचायतों को गठित, तो ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 40। कौन सा आर्टिकल है? 40। क्लियर हो गया। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों को गठित करने के लिए निर्देशित करता है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं क्या है आपका? सुरक्षा। तो ग्राम पंचायत आप पढ़ते हैं। क्लियर हुआ जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और ऑप्शन डी राज्यसभा के सभापति। बताएंगे लोक लेखा समिति, आप बताएंगे लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति आपने पढ़ा होगा, जो आपका मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 अधिनियम के माध्यम से ये इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1921 में इसकी स्थापना की गई लोक लेखा समिति की।
और लोक लेखा समिति अगर आपसे पूछा जाए, इसके जो 1921 में प्रथम जो अध्यक्ष है वो किसको बनाया गया, तो वो नाम भी आप याद रखेंगे, WM हेले। क्या नाम है, WM हेले को लोक लेखा समिति का जो आपका अध्यक्ष बनाया गया प्रथम। उसके बाद आपने पढ़ा होगा जब भारतीय संविधान लागू हो गया तो लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या रखी गई 22। अब 22 में से 15 कहाँ से होते हैं, 15 होते हैं लोकसभा से, 7 कहाँ से होते हैं, 7 होते हैं आपके राज्यसभा से। अब लोक लेखा समिति का जो आपका अध्यक्ष होता है वो हमेशा कौन बनता है, वो हमेशा बनता है विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनेगा, क्योंकि लोक लेखा समिति का कार्य क्या होता है, जो कैग होता है, कैग की रिपोर्ट की जांच कौन करता है, कैग की रिपोर्ट की जांच करना। क्या है, कैग की रिपोर्ट की क्या करना है, जांच करना। ये किसका कार्य होता है, ये होता है लोक लेखा समिति का कार्य। तो जो कैग की रिपोर्ट होती है इसकी जांच करके ये लोकसभा अध्यक्ष को देता है और लोकसभा अध्यक्ष इसको आपका संसद के सामने प्रस्तुत करता है। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष, तो लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष है इसकी नियुक्ति कौन करेगा, इसकी नियुक्ति करेगा लोकसभा अध्यक्ष। कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष इसकी नियुक्ति करेगा। क्लियर हो गया, लोकसभा अध्यक्ष इसकी नियुक्ति करेगा। उसके बाद में आपको इसमें ये भी याद रखेंगे, इसमें ये भी याद रखना है कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम अध्यक्ष इसके कौन बने, स्वतंत्रता के बाद। तो स्वतंत्रता के बाद इसके जो प्रथम अध्यक्ष बने तो ये याद रखेंगे, इनका नाम क्या था, षणमुखम शेट्टी। षणमुखम शेट्टी। और स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन है, षणमुखम शेट्टी। ये भी आपको याद रखना है। तो स्वतंत्रता के बाद प्रथम अध्यक्ष वो थे षणमुखम शेट्टी। पहले कौन थे जब 1921 में बनी, WM हेले। कितने सदस्य होते हैं, 22, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। हमेशा विपक्ष का नेता बनता है। तो पहले विपक्ष के नेता नहीं बनता था, ये हमने कब से सेट किया है, ये वर्ष 1967 से आपका निर्धारित हुआ है कि हमेशा इसका नेता जो आपका बनेगा, इसका अध्यक्ष जो बनेगा वो कौन बनेगा, विपक्ष का नेता बनेगा। क्लियर हो गया, तो इसमें आपका ये आंसर था। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे सच्चिदानंद सिन्हा, KM मुंशी, BN राव, TT कृष्णमाचारी। बताएंगे, आसान सा क्वेश्चन है। संविधान सभा आपने पढ़ी होगी। संविधान सभा 6 दिसंबर 1940 को स्थापना होती है और प्रथम बैठक कब होती है, 9 दिसंबर 1940 को प्रथम बैठक होती है। और प्रथम बैठक वाले दिन अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना जाता है, अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। फिर उसके बाद में दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1940 को। इसी दिन स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष आप पढ़ते हैं SC मुखर्जी। और इसी दिन संवैधानिक सलाहकार अगर आपसे पूछ रहा है तो संवैधानिक सलाहकार आप याद रखेंगे किसको बनाया गया था, संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था BN राव। तो क्लियर हो गया, कौन बने थे आपके संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, BN राव को बनाया गया था। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। अब ऑप्शन आपके दे रखे हैं यहाँ पे, N गोपाल स्वामी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सरदार पटेल। अब इनमें से आप बताएंगे। प्रारूप समिति आपने पढ़ी होगी 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया प्रारूप समिति का। प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, कुल सदस्यों की संख्या थी 7 अध्यक्ष सहित। कितने सदस्य थे आपके, 7। अध्यक्ष कौन बने थे, भीमराव अंबेडकर। जो अन्य सदस्य कौन कौन थे, अन्य सदस्य तो ऐसे आप याद रखेंगे, गो क्या है, गो अल्लाह सादुल्ला, ऐसे याद रख लेंगे अगर आपको याद नहीं हो रहा। गो अल्लाह सादुल्ला, मुंशी मित्र खेतान। मुंशी मित्र क्या है, मुंशी मित्र खेतान। तो इससे आपको याद हो जाएगा गो अल्लाह सादुल्ला, मुंशी मित्र खेतान। अब यहाँ से आप पढ़ लेंगे, गो से क्या बन जाएगा जी, गो से बन जाएगा गोपाल स्वामी आयंगर। क्या बन जाएगा, गो से क्या बन जाएगा, गो से बन जाएगा गोपाल स्वामी आयंगर। ये आप याद रखेंगे, गोपाल स्वामी आयंगर बन जाएगा। अल्लाह से क्या बन जाएगा, अल्लाह से बन जाएगा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। क्या बन जाएगा, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये आपका बन जाएगा। उसके बाद में क्या है, सादुल्लाह से क्या बन जाएगा, बन जाएगा जी मोहम्मद सादुल्लाह। क्या बन जाएगा, सादुल्लाह से मोहम्मद सादुल्लाह बन जाएगा। मुंशी से क्या बन जाएगा, मुंशी से बन जाएगा आपका KM मुंशी। क्या बन जाएगा, KM मुंशी। मित्र से क्या बन जाएगा, मित्र से बन जाएगा आपका BL मित्र। और खेतान से क्या बन जाएगा, खेतान से बन जाएगा DP खेतान। क्या बन जाएगा जी, DP खेतान। क्लियर हो गया, क्या बन जाएगा, DP खेतान। आगे बढ़ते हैं जी, DP खेतान बन जाएगा जी। उसके बाद इसी में से आपको याद रखना है,
अब इसमें ये 6 सदस्य आपको याद हो गए होंगे। गो अल्लाह सादुल्लाह मुंशी मित्र खेतान। गो से गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लाह से कौन बन गया, अल्लाह के कृष्ण स्वामी आयर, और सादुल्लाह से मोहम्मद सादुल्लाह, मुंशी से बन गया के.एम. मुंशी, मित्र से क्या बन जाएगा, बी.एल. मित्र, और खेतान से क्या बन जाएगा, डी.पी. खेतान। अब आपसे पूछेगा ऐसा कौन सा सदस्य था जो स्वास्थ्य कारणों से हट गया था, ऐसा कौन सा सदस्य है जो स्वास्थ्य कारणों से हट गया था, तो ऐसा सदस्य कौन था, बी.एल. मित्र। बी.एल. मित्र के स्थान पर नया सदस्य कौन बना था, बी.एल. मित्र के स्थान पर बना था माधव राय। और ऐसा कौन सा सदस्य था जिसकी मृत्यु हो गई थी, मृत्यु किसकी हो गई, मृत्यु, तो मृत्यु हो गई आपकी खेतान की, तो इसके स्थान पर कौन बना था, इसके स्थान पर बना था कृष्णामाचारी। कौन बना था, कृष्णामाचारी नया सदस्य आपका बना था। क्लियर हुआ, इतना इसमें याद रखेंगे, ज्यादातर आपका ये पूछा जाता है। तो संविधान के लिए आपका प्रारूप समिति के सदस्य तो इसमें पूछा है, तो 29 अगस्त 1947 को बनी। कुल सदस्य कितने आपके 7। अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष याद रखेंगे भीमराव अंबेडकर। अध्यक्ष कौन है, भीमराव अंबेडकर, ये याद रखेंगे। तो इसी कमेटी के द्वारा जो आपको भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान का पूरा प्रारूप इसने तैयार किया है, उसने निर्माण किया। अन्य देशों से आपके जो स्रोत हैं वो ग्रहण किए इसके माध्यम से। तो अब यहाँ से पूछा है कि प्रारूप समिति के सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, नहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो फर्स्ट हो जाएगा। और एक कौन सा हो जाएगा, थर्ड। फर्स्ट और क्या हो जाएगा आपका, थर्ड। क्लियर हो गया, फर्स्ट और थर्ड इसमें किस में है, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और क्या है आपका थर्ड। फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे देखेंगे, ये ऑप्शन सी है, फर्स्ट और थर्ड। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, तो इनको आपको बताना, सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड जनजाति हैं और एक तरफ आपके क्षेत्र हैं। जनजाति ये पहले भी आपने पढ़ा होगा, ये पहले भी आपको बता दिया कि ज़्यादातर पेपर में इस समूह को रख देते हैं सीधा, एक तरफ जनजाति और एक तरफ आपके क्षेत्र। बीरहोर कहाँ मिलती है, बीरहोर आपने पढ़ा है, बीरहोर कहाँ मिलती है, बीरहोर मिलती है आपकी झारखंड में। बीरहोर कहाँ पर, झारखंड। भूटिया कहाँ पर है, भूटिया आपकी कहाँ पर है, सिक्किम में। आपसे पूछा जाएगा टोंडा कहाँ पर है, तमिलनाडु में। और आपसे पूछा जाएगा जी सेंटेनेलीज कहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। क्लियर हो गया। बीरहोर पूछे तो कहाँ पर है, झारखंड में बीरहोर। आपसे पूछे भूटिया कहाँ पर है, सिक्किम में है। टोंडा पूछे तमिलनाडु में है। और सेंटेनेलीज पूछे तो कहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं जी। एक तरफ आपके पार्क या वन्य जीव अभ्यारण्य है और एक तरफ आपके राज्य हैं, ये उल्टा यहाँ पे रख दिया। एक तरफ आपके क्या है, पार्क, और एक तरफ क्या है आपके राज्य। तो अब आपको बताना, इधर आपके राज्य हैं और इधर क्या है आपके पार्क हैं। तो आप बताएंगे यहाँ भी अभ्यारण्य लिख दिया, ये यहाँ पे गलत आपका थोड़ा सा टाइप हो रहा है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ जी, अब सही रहेगा ये। अब आपको बताना है, एक तरफ आपके क्या है राज्य और एक तरफ आपके क्या है, एक तरफ है आपके पार्क। अब बताएंगे, तो इसमें दे रखा है ऑप्शन में, ऑप्शन आप देखेंगे, ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए में मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इधर से देखते हैं, दांचीगम वन्य जीव अभ्यारण्य। दांचीगम कहाँ पर है, दांचीगम आपका जम्मू कश्मीर में है। केवलादेव आपने पढ़ा होगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, राजस्थान में स्थित है। आपने पढ़ा होगा जी कान्हा कहाँ पर है, कान्हा, कान्हा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। और आपने पढ़ा है जी पेरियार, पेरियार कहाँ पर है, पेरियार आपका कहाँ पर है, केरल में। कहाँ पर है पेरियार, केरल। क्लियर हो गया, एक बार पुनः देख लेंगे। आपसे पूछा जाएगा कान्हा कहाँ पर है, कान्हा, कान्हा मध्य प्रदेश में है। आपसे पूछा जाएगा केवलादेव कहाँ पर है, केवलादेव राजस्थान में है। आपसे पूछा जाएगा दांचीगम कहाँ पर है, दांचीगम जम्मू कश्मीर में। पेरियार कहाँ पर है, पेरियार आपका केरल राज्य में स्थित है। इस तरीके से आपके वन्य जीव अभ्यारण्य या जो आपके नेशनल पार्क हैं वो सुमेलित हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है रेड क्लिफ सीमा निर्धारित करती है। तो रेड क्लिफ लाइन आपको बतानी है किन दो देशों के बीच है। आसान सा क्वेश्चन है, रेड क्लिफ लाइन। तो रेड क्लिफ लाइन के बारे में आप बताएंगे, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच, संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा के बीच, भारत व पाकिस्तान के बीच, भारत व चीन के बीच। इनमें से आप बताएंगे किसके मध्य आपकी रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। बताएं, सभी कमेंट करके बताएंगे जी। आसान सा क्वेश्चन है, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ किन दो देशों के बीच है, भारत व पाकिस्तान के बीच कौन सी है, रेड क्लिफ। तो भारत व पाकिस्तान के बीच आप याद रखेंगे, एक तो कौन हो गया रेड क्लिफ,
एक ये याद रखेंगे LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल भी किन दो देशों के बीच है, भारत और पाकिस्तान। और एक याद रखेंगे 24वीं समांतर रेखा, 24वीं समांतर रेखा ये भी किसके मध्य है, ये भी आपका भारत और पाकिस्तान के मध्य है। 24वीं समांतर रेखा LOC ये सब किसके मध्य है, भारत और पाकिस्तान। भारत व चीन के मध्य दो याद रखेंगे, एक कौन सी है, एक तो मैकमोहन है भारत व चीन, और एक याद रखेंगे LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LOC पूछे तो लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये क्या है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जब आपने पढ़ा होगा भारत चीन युद्ध कब हुआ था, 1962 में, तो उसके बाद में जो लद्दाख वाला क्षेत्र है जो आपका चीन के अधिकार क्षेत्र में चला गया था, तो उसको विभाजित करने के लिए कौन सी लाइन खींची गई है, LAC। आगे बढ़ते हैं, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच कौन सी है, 38वीं समांतर रेखा। कौन सी है, 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच आपसे पूछा जाएगा, ये कौन सी है, 49वीं समांतर रेखा। 49वीं समांतर रेखा आप याद रखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका और किसके मध्य, आपका कनाडा के मध्य। क्लियर हो गया सभी का जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। अगर आपको मॉक टेस्ट अच्छा लग रहा हो तो एक बार जो लाइक वाला बटन है उसको जरूर आप प्रेस करेंगे सभी जी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो आपसे उत्तर प्रदेश का विशेष पूछा है। उत्तर प्रदेश में आपसे पूछा है जी जनसंख्या घनत्व। क्या पूछा है, जनसंख्या घनत्व आपसे पूछा है। जनसंख्या घनत्व आप याद रखेंगे, आपसे पूछा जाए अधिकतम, अगर आपसे पूछ रहा है अधिकतम क्या है, अधिकतम जनसंख्या घनत्व आपका कहाँ पर है, और आपसे पूछा जा रहा है जी क्या है, न्यूनतम। अधिकतम और क्या है, न्यूनतम। अधिकतम आपसे पूछे तो अधिकतम कौन से जिले में है, अधिकतम जनसंख्या घनत्व आपका गाजियाबाद में। और आपसे पूछा जाएगा न्यूनतम कहाँ पर है, न्यूनतम आप याद रखें, न्यूनतम आपका ललितपुर में। न्यूनतम कहाँ पर, ललितपुर में। आपसे पूछा जाए भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कौन से राज्य में, बिहार में। और सबसे कम कहाँ पर है, सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में। सबसे कम कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर हो गया जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, या इसे NW1 भी आप कह देते हैं, NW1 राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, NW1 जोड़ता है इलाहाबाद से हल्दिया को, सदिया से धुबरी को, कोल्लम से कोट्टापुरम को, और काकीनाडा को पांडुचेरी से। आपको बताना है कि किसके मध्य आपका NW1 है। NW1 आपने पढ़ रखा है सभी ने। NW1 ये आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, इलाहाबाद से स्टार्ट होता है, और कहाँ तक जाता है, ये जाता है हल्दिया पश्चिम बंगाल तक जाता है, हल्दिया पश्चिम बंगाल तक जाता है NW1। इसकी कुल लंबाई अगर आपसे पूछ रहा है, कुल लंबाई कितनी है, 1620 किलोमीटर। कितनी लंबाई है, 1620 किलोमीटर। कौन सी नदी में स्थित है, नदी आप याद रखेंगे कौन सी नदी है, गंगा नदी में स्थित है। NW1 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। कहाँ पर आपका, इलाहाबाद से शुरू होता है और हल्दिया पश्चिम बंगाल तक जाता है। कौन सी नदी में जाता है, गंगा नदी में। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के मॉक टेस्ट का। लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने बताएंगे सभी। भारत की संसद में होते हैं राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, उपराष्ट्रपति। अब आपको बताना है जो संसद का गठन और संरचना वो किस आर्टिकल के तहत होता है, संसद। तो संसद आपसे पूछा जाएगा, संसद आर्टिकल 79। क्या है, आर्टिकल 79। तो ये आपका किसके बारे में दिया गया, आर्टिकल 79 में संसद का गठन और संरचना मिलता है 79। तो 79 के अनुसार आपने पढ़ा होगा जो संसद है, तो संसद का निर्माण 3 अंगों से मिलकर के होता है। 3 अंग कौन कौन से, 3 अंग आप याद रखेंगे। एक तो कौन है, एक है राष्ट्रपति, एक कौन है राष्ट्रपति, एक कौन है आपका लोकसभा, और एक कौन है, एक आपका राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा और एक कौन है, राज्यसभा। इन तीनों से मिलकर के किसका निर्माण होता है, संसद का निर्माण होता है। तो आप देख रहे हैं राज्यसभा सही है, राष्ट्रपति सही है, लोकसभा सही है, उपराष्ट्रपति नहीं है। तो याद रखेंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड किस में है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन ए में आपका सही है। ऑप्शन ए कौन सा आपका, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्लियर हो गया सभी का। अगर आपको मॉक टेस्ट अच्छा लगा हो तो एक बार आप सभी जो आपका
लाइक वाला बटन है उसे ज़रूर प्रेस करेंगे और आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।